ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कुछ मशीनरी तो चाहिए ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। मशीनरी फॉर ट्रांसलेशन। क्या मशीनरी आपके पास इन्वॉल्व है? सबसे पहले आपके पास सारे टाइप के टीआरएनए, ऑल टीआरएनए नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर एससी आरएनए, एसएन आरएनए वो भी आ गए ना सारे आरएनए के टाइप्स में। आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ये तीनों टाइप के हमारे पास चाहिए। आरआरएनए का क्या काम है? प्रेजेंट इन राइबोसोम, राइबोसोम में प्रेजेंट होंगे, जिनका कैटालिटिक रोल होगा। कैटालिटिक यानी एंजाइमेटिक रोल होगा एज पेप्टिडल ट्रांसफरेज। पेप्टिडल ट्रांसफरेज की तरह वो काम करेंगे। और पेप्टिडल ट्रांसफरेज का क्या काम होता है? एज पेप्टिडल ट्रांसफरेज, तो वो बनाएंगे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स। फिर आता है हमारे पास एमआरएनए। एमआरएनए का क्या काम है? एमआरएनए का काम है एक्ट्स एज टेम्पलेट, एक्ट्स एज टेम्पलेट नहीं, या ऐसे बोल लो, एक्ट्स एज कोडर और डिक्टेटर फॉर अमीनो एसिड्स सीक्वेंस। ठीक है। एंड टीआरएनए का रोल क्या है? ब्रिंग्स क्या लाता है? ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम। राइबोसोम के लिए वो अमीनो एसिड लाएगा, राइट। सेकंड हमारे पास क्या आता है? सेकंड हमारे पास आएंगे राइबोसोम्स। ऑब्वियसली राइबोसोम्स चाहिए। प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S भी चाहिए होता है, 70S भी चाहिए होता है। 70S कहाँ चाहिए होता है? 70S माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। थर्ड, मैग्नीशियम आयन। रिमेंबर दिस थिंग, स्पेसिफिक मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर दी magnesium ion concentration required for joining of two subunits, both subunits, right। next हमारे पास रॉ मटेरियल, मेन माल पत्ता क्या है? अमीनो एसिड ही तो है, अमीनो एसिड ही तो जुड़ने हैं, अमीनो एसिड्स, जिनको अब हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आज लैग मार रही है पेंसिल बहुत, प्लीज़ एक्सक्यूज़ दिस। रॉ मटेरियल की तरह वो काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हर एक अमीनो एसिड के लिए आपके पास स्पेसिफिक क्या चाहिए होगा? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम्स। तो 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है ना, 20 अमीनो एसिड्स। तो हर एक अमीनो एसिड के लिए 20 अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम चाहिए, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए होंगे। elongation फैक्टर्स, एंड देन हमारे पास चाहिए होगा क्या? टर्मिनेशन फैक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। अभी तक हम देख चुके हैं कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, दैट इज द रेप्लिकेशन। देन डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। एंड आज हम देखेंगे कि उस आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है,
टू बी वेरी प्रिसाइजली हम जानते हैं mRNA से प्रोटीन बनेगी, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर फटाफट से रिवाइज करवाऊं तो क्या होता है टीआरएनए के स्ट्रक्चर में। अब बना के रहने ही देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास एक होता है 3 प्राइम एंड, एक होता है 5 प्राइम एंड। इधर हमारे पास 5 आर्म्स होती हैं बेसिकली, ये एक वेरिएबल आर्म। तो दिस इज एक्चुअली द टीआरएनए स्ट्रक्चर, और ये 2D मॉडल है बेसिकली, 2D मॉडल है, और इसे ही हम क्या कह देते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं, राइट। इसमें क्या है कि 4 आपके पास, 4 नहीं 5 आर्म्स प्रेजेंट होगी, 1 2 3 4 5, 5 आर्म्स प्रेजेंट होती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखा देंगे, राइट। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की आर्म्स प्रेजेंट होगी, एंड 3 आपके पास यहाँ पे लूप्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हमारे पास 2, एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट लूप जो है दैट इज एक्चुअली एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप कहते हैं इसे, या फिर हम इसे क्या कहते थे, नोडॉक लूप कहते थे, या फिर इसे ही हम mRNA बाइंडिंग लूप भी कहते थे, बिकॉज थ्रू दिस लूप हमारे पास जो टीआरएनए हैं वो mRNA के साथ बाइंड करता है। सेकंड हमारे पास आती है दिस T5C लूप। T5C लूप जो है वो हमारे पास किसके साथ बाइंड करती है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करती है। रिमेंबर दिस थिंग, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जस्ट, क्योंकि आज राइबोसोम का हमारे पास यूज़ होना है। लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ जुड़ेगी, दैट इज T5C लूप। T5C लूप का क्या स्पेशल फीचर था कि यहाँ पे मॉडिफाइड बेस प्रेजेंट होगी, एक थी हमारे पास राइबोथाइमिडीन और एक थी हमारे पास फॉल्स यूरेसिल, दैट इज स्यूडो यूरेसिल। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थर्ड लूप थी दैट इज द लार्जेस्ट लूप, जो कि DHU लूप है, जिसमें कि आपके पास 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते थे। इन दोनों में हमारे पास 7 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते थे, राइट। अब DHU लूप में हमारे पास फुल फॉर्म है इसका डायहाइड्रोयूरिडिन, ठीक है, डायहाइड्रोयूरिडिन लूप, ये लूप है। और इसी लूप को हम एक और नाम से जानते हैं, DHU लूप को यहाँ लिख देता हूँ मैं, दैट इज अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। तो DHU लूप नाम से ही पता चल रहा है कि अमीनोसाइल tRNA सिंथेटेज, स्पेसिफिक अमीनोसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम को पहले फाइंड करेगी और उसको फिर हेल्प करेगी टू बाइंड विद दैट लूप। फाइंड करेगी सबसे पहले स्पेसिफिक अमीनोसाइल tRNA को एंड हेल्प करेगी इन बाइंडिंग विद दैट पर्टिकुलर अमीनोसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम, राइट। तो ये फंक्शन हमारे पास tRNA के है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज़ दी 2D मॉडल ऑफ tRNA, जिसमें वेरियस हमारे पास मॉडिफाइड बेसिस प्रेजेंट है, स्यूडो यूरिडिन, एंड देन एक्चुअली ये बेसिस नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, ये हमारे पास क्या है, यूरिडिन का मतलब है न्यूक्लियोसाइड्स, ये हमारे पास वेरियस न्यूक्लियोसाइड्स है। आयनोसिन एक्चुअली जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें कि हमारे पास जो नाइट्रोजिनस बेस होता है दैट इज एक्चुअली नाइट्रोजिनस बेस हाइपोजेंथिन होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में वॉबल हाइपोथेसिस में भी बताया था। फिर आता है DIHU डायहाइड्रोयूरिडिन, देन राइबोथाइमिडीन, इसको RT करके भी लिखते हैं और T भी लिखते हैं। देन MEG that is methyl guanosin, DIMEG that is dimethyl guanosin, and MEI that is methyl inosine। एंटीकोडोन हम देख सकते हैं, एंटीकोडोन ये कंप्लीट जो है दैट इज द एंटीकोडोन लूप, ये एंटीकोडोन लूप कहलाएगी, जिसमें कि एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। अब जो एंटीकोडोन है बेसिकली वो तो हमारे पास सिर्फ ये है,
3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। और मैंने एक और चीज़ कल आपको बताई थी कि देखो एंटीकोडोन फॉर एग्जांपल यहाँ पर IgC है, तो IgC यहाँ पर हम यूजुअली, यहाँ पर तो चलो 5 प्राइम 3 प्राइम लिखा है, बट जब tRNA को mRNA के साथ जुड़ना होगा ना, इसी को ही ले लेते हैं, इसी tRNA को, तो mRNA तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये tRNA 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस डायरेक्शन में जुड़ेगा, यानी CGI ऐसे जुड़ेगा। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री mRNA पे क्या प्रेजेंट होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री mRNA पे प्रेजेंट होगा GC। एंड अगर आयनोसिन आपके पास प्रेजेंट है तो आपके पास कोडोन में हमारे पास हमने पढ़ा है C भी हो सकता है, U भी हो सकता है, A भी हो सकता है। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को देखिए, बिकॉज वो कम्प्लीटली जेनेटिक कोड पे ही डेडिकेटेड है। दैट्स वाई मैंने वो सेपरेट आपके पास लेक्चर लिया। करवाने को मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ भी समझा सकता था, बट उसको समझना बहुत ज़रूरी था, वो काफ़ी डीप टॉपिक था, दैट्स वाई मैंने वो अलग लिया। तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर को ट्रांसलेशन समझने से पहले देख के आओ। अब देखते हैं कि जो tRNA है, हम tRNA पे क्या बोल रहे हैं कि tRNA पे एक 3 प्राइम एंड है, एक 5 प्राइम एंड है। रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके पास अमीनो एसिड होगा वो 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है। हम बोलते हैं ना कि tRNA अमीनो एसिड को कैरी करता है, तो अमीनो एसिड कहाँ जुड़ता है एक्चुअली, 3 प्राइम एंड पे। अब 3 प्राइम एंड पे सीक्वेंस कैसे होता है, आपको हमेशा ऐसे tRNA बनाना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, 3 प्राइम इधर 5 प्राइम इधर, क्योंकि फिर आप जब mRNA के साथ इसको जोड़ेंगे तो 5 प्राइम mRNA का इधर एंड 3 प्राइम आपके पास इधर मिलेगा। तो हमेशा 3 प्राइम एंड राइट में ही लिखो, लेफ्ट में लिखो। तो 35 जैसे लिखते हो, 3 पहले 5 पहले, ऐसे याद रख लेना। तो दिस इज 3 प्राइम एंड, दिस इज 5 प्राइम एंड। अब 3 प्राइम एंड पे आपके पास 3 नाइट्रोजनस बेसिस का आपको सीक्वेंस याद रखना है, ACC। ACC जो सीमेंट होता है ना, उससे याद कर लेना। 3 प्राइम एंड पे ACC प्रेजेंट होगा, और अमीनो एसिड जो है वो आपके पास, जो आपके पास AMP है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जुड़ता है। अब AMP में भी किसके साथ, यहाँ पर 2 प्राइम OH के साथ भी जुड़ सकता है एंड 3 प्राइम OH के साथ भी जुड़ सकता है, यानी सेकंड कार्बन पे जो OH जुड़ा है उसके साथ, या 3 प्राइम पे जो OH जुड़ा है उसके साथ। फॉर एग्जांपल 3 प्राइम एंड बोल रहे हैं ना हम, 3 प्राइम एंड कैसे बनाएंगे, उल्टी नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं, ये तो पता है। 5 प्राइम एंड पे कैसे, सीधी नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। इतना तो आई थिंक आपको पता ही होगा, आप इस 8th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, तो आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड CH2OH, दिस इज 5th कार्बन। इसके साथ फॉस्फेट अगर जुड़ गया, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे मान लेते हैं एडिनाइन जुड़ा है, तो दिस इज एक्चुअली AMP। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो हम कंसीडर कर रहे हैं RNA, तो वी नो कि जो 2 कार्बन होगा, सेकंड कार्बन होगा शुगर का, उस पे OH प्रेजेंट होता है। जबकि जो आपके पास DNA के केस में क्या होता था, सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता था, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता था, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता था। तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे भी क्या प्रेजेंट होगा, OH, एंड थर्ड कार्बन पे भी OH। अब यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH फ्री है, दैट्स वाई इस एंड को 3 प्राइम OH बोलते हैं। तो हमने जो अमीनो एसिड जोड़ना है, ये किसकी न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, ये एक्चुअली tRNA की न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। tRNA की, ये ACC वाली की सिर्फ A बना रहे हैं। तो अमीनो एसिड जुड़ता है या तो 2 प्राइम OH के साथ या तो 3 प्राइम OH के साथ। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये ही हमारे पास इधर नेक्स्ट स्लाइड में समझाया है कि देखो 3 प्राइम एंड पे ये 5 प्राइम एंड है एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड पे हमारे को पता है C सीक्वेंस है। अब ये जो A है इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है, इसको स्ट्रक्चर को खोला है। तो ये देखो 3 प्राइम यहाँ पे बना दूँ, ये A बना देता हूँ, C। अब 1 2 3 4 एंड
5 कार्बन हो गया एडेनाइन के। 2 प्राइम पे भी OH प्रेजेंट है, 3 प्राइम पे भी OH प्रेजेंट था, जिसने कि जो आपके पास अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी देख लो, बीच में अल्फा कार्बन होता है, साइड में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। वो ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्या कर दिया, यहाँ से डीप्रोटोनेशन की तो H2 की जगह H3, यहाँ से H प्लस निकला तो H प्लस यहाँ जुड़ गया तो ये NH3 प्लस बन गया और ये COO नेगेटिव बन गया। अब कैसे बना ये, तो जो COO नेगेटिव है कार्बोक्सिल एंड उसने बाइंड किया OH के साथ और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ गया। इसी को ही हम कह देते हैं एक्टिवेशन ऑफ tRNA। जब आपके पास जो अमीनो एसिड है वो tRNA के साथ जुड़ जाता है, इसी को ही हम एक्टिवेटेड tRNA कहते हैं या फिर अमीनो असाइल tRNA कहते हैं। अभी आगे चल के हम इन सभी बातों को लिखने वाले हैं। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपके पास अमीनो एसिड किस एंड पे जुड़ता है और वो स्पेसिफिकली कहाँ पे जुड़ता है, राइट। और एक और चीज़ यहाँ पर जो क्लियर की है डायग्राम में कि मान लो हम कोडोन को कंसीडर कर रहे हैं एंड एंटी कोडोन को कंसीडर कर रहे हैं। अब इतना तो पता है कि दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड, सो दिस इज ऑब्वियसली 5 प्राइम एंड दिस इज ऑब्वियसली 3 प्राइम एंड। तो ये कोडोन की फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस ये सेकंड और ये थर्ड होगी, और यहाँ पर जो एंटी कोडोन होगा उसकी फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी एंड थर्ड नाइट्रोजनस बेस ये होगी। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा ही है 36, देखो 36, 35, 34। मतलब एक्चुअली कहाँ से चला था, एक्चुअली चला था यहाँ से इस डायरेक्शन में आपके पास बेसिस जुड़ी है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम डायरेक्शन लेते हैं ना, बट आपको यहाँ पर फर्स्ट बेस एंटी कोडोन की ये, सेकंड ये, थर्ड ये कंसीडर करनी है। अब राइबोसोम्स को भी मैंने बोला था कि मैं रिवाइज करवाऊंगा, तो देखो राइबोसोम को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, दैट इज 7 8 जा कितने होते हैं, वेट 7 8 जा 56, 6 5 जा 30, 30 के बाद 40, 70s 80s, दो टाइप के राइबोसोम हो गए। दिस इज प्रोकैरियोटिक, दिस इज यूकैरियोटिक। ये इनकी आगे यूनिट्स होगी 50s 60s प्लस 30s प्लस 40s। सो आई होप आपको लर्न हो गया होगा। अब हमारे पास जो 70s राइबोसोम होते हैं उसमें दो सब यूनिट है, 50s एंड 30s। अब जो 50s है एंड 30s यहाँ लिख देते हैं, दिस इज ऑफ 70s राइबोसोम। 50s का हमें पता है इसमें rRNA बने हुए होंगे। हमें पता है राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, बताओ राइबोसोम की कॉम्पोजिशन। राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर है, राइबोसोम एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, दिस मीन्स एक तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे RNA प्रेजेंट होता है, RNA में भी कौन सा, rRNA प्रेजेंट होता है। दैट इज rRNA का फुल फॉर्म क्या है, रफ RNA नहीं, रफ RNA नहीं, राइबोसोमल RNA। वो आपको ऑप्शन में दे सकते हैं रफ, इसलिए मेरे को याद आ रहा है, राइबोसोमल RNA, यानी ऐसा RNA जो कि राइबोसोम फॉर्म करेगा ऑब्वियसली। तो 50s एंड 30s सभी में ही कैसा RNA प्रेजेंट होगा, rRNA। अब वो rRNA किस टाइप का है, तो यहाँ पर है 23s rRNA एंड 5s rRNA, और यहाँ पर 30s में जो है 16s rRNA। अब हमने बोला न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो भैया प्रोटीन भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है 31 प्रोटीन्स और यहाँ पर 21 प्रोटीन्स। सो आई होप आपको 70s राइबोसोम समझ आ गया होगा, इसकी पूरी कॉम्पोजिशन। देखो फिर आता है 80s राइबोसोम। 80s की दो सब यूनिट्स पढ़ी अभी, दैट इज 50s नहीं सॉरी 60s एंड 40s। ये तो याद ही हो जाता है, बट वो ट्रिक कई बार कंफ्यूज कर देते हैं आपको यूनिट्स के साथ। 60s में प्रेजेंट होगा, देखो वहाँ पे 23s था, यहाँ पे 28s rRNA। फिर यहाँ पर 5s दोनों में कॉमन है, रिमेंबर दिस थिंग, 5s rRNA दोनों में प्रेजेंट होगा।
देन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, दैट इज़ 5.8s rRNA। ऐसे याद रख सकते हैं, यूकैरियोट एडवांस्ड है तो एक एक्स्ट्रा होगा। 40s में 18s rRNA है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता था 16s rRNA। यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है 50 प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर यूजुअली प्रेजेंट होती है 33 प्रोटीन्स। रिमेंबर दिस थिंग बाय हार्ट। अब 5s rRNA के बारे में मैंने तुम्हारे को एक स्पेशल पॉइंट बताया था, पॉज करके थोड़ा याद कर लो। अगर याद नहीं आ रहा, याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करके बता दो। देखो 5s rRNA, ऑल rRNA कहाँ फॉर्म होते हैं पहले ये बताओ, और इन्हें कौन सा एंजाइम फॉर्म करता है। ऑल rRNA फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोलस में। ग्रेट, ये तो सही है। फिर कौन सा नहीं बनता, 5s rRNA। तो 5s rRNA कहाँ बनता है, 5 से याद करवाया था, प्लाज्म। कौन सा प्लाज्म, न्यूक्लियस की ही बात हो रही है तो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता था। 5 से प्लाज्म, 5 से 5, और 5 से ही प्लाज्म। पी से मतलब पी से बोल रहा हूँ, P फॉर 5, P फॉर प्लाज्म। समझ गए। अब rRNA को कौन फॉर्म करता है, ट्रिक बताई थी, RMT, और यहाँ पे था RNA पॉलीमरेज। RNA को कौन फॉर्म करेगा भैया, RNA पॉलीमरेज ही करेगा। DNA को DNA पॉलीमरेज, RRNA को फॉर्म करेगा RNA पॉलीमरेज 1, mRNA को फॉर्म करेगा RNA पॉलीमरेज 2, tRNA को फॉर्म करेगा RNA पॉलीमरेज 3। एंड ऑल्सो tRNA में मैंने एक और चीज़ बताई थी कि RNA पॉलीमरेज 3 जो है tRNA को तो करता है, snRNA को भी करता है, scRNA को भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके पास सारे टाइप के rRNA हैं वो RNA पॉलीमरेज 1 फॉर्म करेंगे। बट जो आपके पास 5s rRNA हैं दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA पॉलीमरेज 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे RNA पॉलीमरेज 1 से सारे rRNA बनेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पर 5s rRNA भी लिखना पड़ेगा, तब कंप्लीट होगा। और न्यूक्लियोप्लाज्म में बन रहा है, और इसे कौन बना रहा है, RNA पॉलीमरेज 3। सो आई होप ये सारी चीज़ें कवर होगी। यही बताया 70s, 50s, 30s, ये सारे rRNA, ये 31 प्रोटीन, 21 प्रोटीन, 60s, 40s में प्रोटीन्स याद कर लेना, 49 अप्रॉक्सीमेटली 50 प्रोटीन्स हैं, एंड 40s में 33 आपके पास प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब जब हमारे पास राइबोसोम जुड़ता है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, दो सब यूनिट्स यूजली क्या होती है, ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट। यूजली तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री पड़ी रहती है, बट जब आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस होना है, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस होना है, उस टाइम ये क्या कर जाती है, फ्यूज़ कर जाती है। और यहाँ पर सेटअप होता है, दोबारा से बनाता हूँ, 3 साइड्स का, A, P एंड E, ऐसे लिख देंगे। एप को आप उल्टा करके लिख दो, ठीक है। A, P एंड E। A साइड जो है दैट इज अमीनो असाइल tRNA साइट। अमीनो असाइल tRNA साइट क्यों कहा, बिकॉज इसमें ऐसा tRNA आएगा जो कि अमीनो असाइलेटेड होगा, यानी जिसके पास अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। P साइड को हम बोलते हैं पेप्टिडिल tRNA साइट, यानी कि यहाँ पर ऐसा tRNA प्रेजेंट होगा जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड, जो आपके पास प्रोटीन बनी है, वो प्रेजेंट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड वाला प्रेजेंट होगा। एंड E फॉर एग्जिट साइट। एग्जिट साइट से हमारे पास जो अनचार्ज tRNA है, जिससे कि आपके पास अमीनो एसिड हट चुका है, वो आपके पास यहाँ से एग्जिट लेगा फ्रॉम दी राइबोसोम। तो A, P एंड E साइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं A, P एंड E साइट। और स्मॉलर सब यूनिट में याद रखना mRNA बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, एंड लार्जर सब यूनिट में याद रखना tRNA बाइंडिंग साइट होती है। कौन सी होती है tRNA में, कौन सा पार्ट है tRNA का जो लार्जर सब यूनिट के साथ जुड़ता है? अभी मैंने रिवाइज करवाया, कोई लूप जुड़ती है, 3 लूप पढ़ी, एक एंटीकोडोन, एक T5C, एक हमने पढ़ ली DHU लूप। तो कौन सी T5C लूप जो है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ जुड़ती है।
प्लीज़ अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखिए, आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, एक साथ आपको थोड़ी ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा mRNA को भी रिवाइज़ कर लेते हैं। ये सारा मैं अभी रिवाइज़ ही करवा रहा हूँ आपको पिछली क्लासेस का, क्योंकि आज इन सभी चीज़ों का यूज़ होना है। mRNA जो है वो हमारे पास यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स में अलग अलग होता है। यूकैरियोटिक mRNA जो है दैट इज़ एक्चुअली मोनोसिस्ट्रॉनिक। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब ऐसा mRNA जिसमें जो कि एक ही सिस्ट्रॉन से कोड हुआ हो, mRNA। एंड प्रोकैरियोट्स में P फॉर प्रोकैरियोट्स, P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, यानी ऐसा mRNA जो कि मल्टीपल सिस्ट्रॉन से कोड हुआ हो, मल्टीपल सिस्ट्रॉनिक mRNA। तो हमारे पास क्या है, हमने बोला यहाँ पर एक सिस्ट्रॉन। अब सिस्ट्रॉन, जीन, इनके बीच डिफरेंस तो प्लीज़ पुरानी क्लासेस में जाइए, ये मैंने कोडोन नहीं, सेंट्रल डॉगमा वाली क्लास में आपको समझाया है। जो सेंट्रल डॉगमा वाला लेक्चर होगा ना, उसको फॉलो करिए अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है। तो एक सिस्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी एक ही प्रोटीन आपके पास बनेगी। अब इनका जीन कैसा था प्रोकैरियोट्स का? ये डीएनए था ना, ऐसे मान लो। यहाँ पर ये मान लो प्रमोटर, ये मान लो टर्मिनेटर, और यहाँ पर ये पहला सिस्ट्रॉन, फिर ये दूसरा सिस्ट्रॉन, फिर ये तीसरा सिस्ट्रॉन, और फिर ये आपके पास चौथा सिस्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन देखिए, सिस्ट्रॉन इज ऑल्सो अ जीन, ये समझिए, सिस्ट्रॉन जीन को ही बोलते हैं, बट ऐसा जीन जो सिर्फ और सिर्फ mRNA को कोड करे। बिकॉज जीन हमारे पास कैसा होता है, जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि RNA को कोड करता है। अब वो RNA वो हमारे पास RRNA भी हो सकता है, mRNA भी हो सकता है, एंड tRNA भी हो सकता है। सो आई होप जीन और सिस्ट्रॉन के बीच डिफरेंस समझ आ गया हो। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA प्रेजेंट होगा, यानी ये जो आपके पास जीन था, ये मान लो आपके पास कंप्लीट जीन था, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 सिस्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तो ये कितने टाइप की प्रोटीन बनाएंगे? 4 ही तरह की प्रोटीन्स आपके पास आगे बनाएंगे। पहले तो इस जीन से हमारे पास mRNA बनेगा, उसके बाद जो mRNA है वो 4 तरह की प्रोटीन्स आगे बनाएगा। सो अब हम एक्चुअली ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।